This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमयी किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है किसी को नहीं पता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है यश। आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल चड़ोकार जी में। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ हैं। और आज भी जब भारत की सबसे भूतिया और शापित जगहों का जिक्र होता है तो इस किले का सबसे पहले नाम लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर ज़िले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला बना हुआ है जिसका नाम भानगढ़ है। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। और उस वक्त पूरे भानगढ़ में पूरे 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खिलता शहर खंडर में बदल गया और आज लोगों के बीच में भानगढ़ का इतना खौफ है कि लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख का काम करती है, उसने भी एक बोर्ड पर साफ साफ लिखवा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। इस किले के खंडर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानियाँ बहुत है। और उन कहानियों में भी दो कहानी ऐसी है जिन पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। इनमें से पहली घटना गुरु बालूनाथ की है। कहा जाता है कि जब आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के साधु अपनी तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा भगवान दास यहाँ पर भव्य किले का निर्माण करा रहे हैं तो उन्होंने राजा के पास अपना एक पैगाम भिजवाया। पैगाम मिलते ही राजा गुरु बालूनाथ जी के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद गुरु बालूनाथ जी राजा से कहते हैं कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हाँ, एक बात का ध्यान रहे, किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि दिन के किसी भी वक्त इसकी परछाई जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक पहुँचे और मुझे छुए। उस समय के साधु संत सभी सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही हुई किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवान दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई को इतना नहीं किया कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुँचे। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल लगभग 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी को संभाला तो उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा बनवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी वक्त गुस्से में भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। श्राप में यह बोला गया था कि भानगढ़ किला तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप के बाद भानगढ़ किले पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सन 1783 में जो 40 अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की ही वजह से आया था, जिसने भानगढ़ समेत उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहाँ बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने वहाँ नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। और लोगों का मानना है कि यह सिर्फ उसी श्राप की वजह से होता है। इनमें से दूसरी घटना जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो घटना जुड़ी है एक तांत्रिक और एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक समय जब भानगढ़ बहुत आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत हुआ करती थी
और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं के शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंगिया। सिंगिया जो है वह एक तांत्रिक था, और जब उसने रानी रत्नावती को देखा तभी से वह उन पर बुरी तरह फिदा हो गया और वह किसी भी तरह रानी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वह सीधे तरीके से कभी भी रानी रत्नावती को पा नहीं सकता था, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने रानी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस वह सही मौके की तलाश में लग गया। और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। हुआ ये कि उस दिन रानी रत्नावती की दासी भानगढ़ के बाजार में आई थी। दरअसल वह राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाले तेल को खरीदने के लिए आई थी और तांत्रिक सिंगिया को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंगिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया, और क्योंकि वह तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी के लिए खरीदा था उसने उस तेल के ऊपर काला जादू कर दिया। उसके बाद वह दासी तेल लेकर रानी रत्नावती के पास पहुंची, और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया तो तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं कि जो राजकुमारी रत्नावती थी वह भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि किसी ने इस तेल पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंगिया के बारे में बताया। सिंगिया का नाम सुनते ही रानी को सारा का सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वह सारा का सारा तेल उस पत्थर पर फैल गया। दरअसल तांत्रिक सिंगिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास चला आता। पर क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वह तेल बिखरा उसकी वजह से सारा का सारा जादू टोना उस पत्थर में समा गया। फिर हुआ ये कि वह पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक सिंगिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंगिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। क्योंकि वह पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब वह तांत्रिक मर चुका था। पर मरते हुए उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और सभी की आत्मा भानगढ़ में ताउम्र भटकते रहेगी। श्राप देने के बाद तांत्रिक तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य जिसका नाम अजबगढ़ है, दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसकी वजह से पूरा की पूरा भानगढ़ किला तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा देती है, जिसकी वजह से रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई भी जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया, ना ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में स्थित है। भानगढ़ में आज भी रोज़ रात को बाजार सजता है और खंडर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती है। अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात में अंदर से चीखने की आवाज़ें आती है, कभी हंसने की आवाज़ें आती है तो कभी घुंघरूओं की बजने की आवाज़। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर जो भी आज तक गया वो कभी ज़िंदा लौट कर नहीं आया, और जो कभी ज़िंदा लौट कर आ भी गया तो या तो उसकी मानसिक हालत ख़राब हो गई या किसी सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इसके अलावा इस किले की एक और बात बहुत ही मशहूर है, वह यह कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया, ताकि बाद में जब मौका मिले तो उसे वहाँ से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों से बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ किले में आज भी आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं, इसलिए वहाँ किसी खजाने की छिपे होने की बात में भी कितनी सच्चाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और कि हर किसी किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ किला किसने बनवाया और कैसे, इसका तो इतिहास है,
मगर ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है और यह चीज़ भानगढ़ को और रहस्यमयी बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वहाँ ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो नतकों की हवेली है उसमें से लोगों को घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। किसी को ऐसा लगता है कि उनका कोई गला दबा रहा हो और कोई कहता है कि रानी रत्नावती के कमरे में गए तो उन्हें वहाँ थप्पड़ पड़े। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर के आज तक कई बड़े न्यूज़ चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग रात के समय जाके वहाँ की पड़ताल कर चुके हैं। वो सभी लोग अपने साथ भूतों और आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस भी लेकर के गए, लेकिन उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहाँ किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका सबूत नहीं मिला। और ना ही उन्हें वहाँ सजे हुए बाजार दिखे, ना ही राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो सुना और जो पढ़ा, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को भ्रम हुआ कि वहाँ कोई मौजूद है और अलग अलग चीज़ मौजूद होती है या फिर सुनाई देती है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने की वजह से भी इन भूत प्रेत वाली बातों को काफ़ी अच्छी हवा मिली। मगर वहीं दूसरी तरफ लोग आज भी इस किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिला के आज भी ये किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ खंडर बन गया और पूरे भारत की डरावनी जगह कहलाने लगा। तो ये थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।